आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कांस्टेंट रिलेशन के बारे में। ठीक है, कांस्टेंट रिलेशन क्या है, सुनते हैं कहानी। शॉर्ट फॉर्म में CR बोल सकते हो, कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन है क्या? कांस्टेंट रिलेशन है द मैथमेटिकल रिलेशन between motion parameters। मोशन पैरामीटर्स क्या होते हैं? पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन मोशन पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट बॉडीज इन द सिस्टम। जो कांस्टेंट रिलेशन की डेफिनेशन है वो ये है कि आपके पास एक सिस्टम गिवन है। ठीक है, उस सिस्टम के अंदर आपके पास डिफरेंट बॉडीज है। बॉडी ए बी है, बी बी है, सी बी है, डी बी एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बॉडीज हैं। तो वो जो बॉडीज हैं उन बॉडीज के मोशन पैरामीटर बोले तो उनकी वेलोसिटीज के बीच में क्या रिलेशन है? वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी कैसे मैथमेटिकली कनेक्टेड है, किस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं कांस्टेंट रिलेशन ऑफ वेलोसिटीज। सिमिलरली उनकी पोजीशन कैसे कनेक्टेड है, किस मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो कर रही है, उसको हम बोलेंगे क्या? कांस्टेंट रिलेशन फॉर पोजीशंस। सिमिलरली जो उनके एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन होगा, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी एंड सो ऑन, इन सब बॉडीज के बीच में, तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट रिलेशन कुछ नहीं है, कांस्टेंट रिलेशन ये है कि आपके पास एक सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम के अंदर जो बॉडीज हैं उन बॉडीज के मोशन के जो पैरामीटर्स हैं उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। हाउ द वेलोसिटी ऑफ ए इज कनेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, हम उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पे एक मैथमेटिकल आपको रिलेशन निकालना होता है, जैसे कि क्या कहानी अभी मैं समझाता हूं। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट रिलेशन है, कांस्टेंट रिलेशन के 3 मेथड्स हैं। ठीक है, जो हम कांस्टेंट रिलेशन के जो स्टडी करने वाले हैं वो हम 3 मेथड के थ्रू स्टडी करेंगे कि कांस्टेंट रिलेशन आप 3 मेथड के थ्रू निकाल सकते हो। कौन कौन से मेथड्स हैं? ठीक है, एक तो है हमारा फील वाला मेथड, ये अपन ने खुद से नाम रखा हुआ है। ठीक है, और एक है हमारे पास मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, और एक है हमारे पास मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये 3 मेथड है, इन तीनों मेथड्स के बारे में हम एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, ये जो फील वाला मेथड है ये क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में या जब भी आप ये वाला मेथड लगाते हो तो आपको क्वेश्चन को देख के फील आ रही होती है कि इनकी वेलोसिटीज के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क है कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है कि आपको आप डेरिवेटिव्स का यूज करोगे यहां पर रिलेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो फील्ड वाला मेथड और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं कनेक्टेड से हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे मेथड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा फील्ड वाले मेथड की, कि आपको जहां देख के ही फील आएगी कि कांस्टेंट रिलेशन क्या होगा। जैसे कि बहुत ही सिंपल सी कहानी है, ये वाला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये 2 ब्लॉक हैं ए और बी। ठीक है, ये ब्लॉक ए और बी, और ये यहां पे इनको मैं आगे की तरफ खींच रहा होता, इनको मैं आगे की तरफ खींच रहा होता। अब आपसे पूछा जाता कि ये बताओ कांस्टेंट रिलेशन क्या है ए और बी के बीच में, तो आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि ए और बी यहां पे एक थ्रेड के थ्रू कनेक्टेड है, और थ्रेड की जो लेंथ है वो कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। और थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट होगी, इसका मतलब क्या है कि जितना डिस्टेंस ए आगे जाएगा उतना ही डिस्टेंस बी आगे जाएगा। ये चीज समझ में आती है? मतलब ए ने अगर डिस्टेंस कवर किया एक्स ए, तो बी भी डिस्टेंस कवर करेगा, बी ने डिस्टेंस कवर किया एक्स बी। तो हमें ये पता है कि ये थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट है, तो जितना ये वाला एंड आगे बढ़ा है उतना ही ये वाला एंड आगे बढ़ेगा। इसका मतलब एक्स ए और एक्स बी कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। आपने इस मेथड में नो डाउट आपने लॉजिक लगाया कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, ये लॉजिक आपने लगाया, लेकिन यहां आपको फील ही आ रही होगी कि हाँ यही तो होता है, कॉमन सेंस है
जितना ये आगे जाएगा उतना ये आगे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को मैं बोल रहा हूं फील वाला मेथड, जहां आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। लॉजिक्स होंगे, ऐसा नहीं है कि आप फील में बोल दे रहे हो कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपको लॉजिक तो लगाने ही पड़ेंगे कि ऐसा क्यों लग रहा है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आपको देख के फील आ जाएगी। जैसे इसको मैं और आगे से बात करूं कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए और ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी। मतलब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, और ये होता भी है, हमको पता है कि दोनों की वेलोसिटीज बराबर होती हैं। और अगर आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दोगे, फर्दर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। और आपको ये भी पता है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है, कि यहां पे दोनों बॉडीज सेम एक्सेलरेशन से मूव करती है। ये समझ में आया? तो यहां पे दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इसलिए उनकी वेलोसिटी सेम है, और उसका भी डेरिवेटिव किया तो उनके एक्सेलरेशन भी क्या आ गए, सेम आ गए। तो यही है फील वाला मेथड, और यहां आपको डेरिवेटिव भी यूज करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे सब चिल है, ठीक है। और समझो अभी हम लोग थोड़ा फील वाले मेथड के बारे में ही बातें करते हैं अच्छे से। जैसे कि ये ऐसा कुछ दिया होता, ये एक पुली है, इस पुली से ये बॉडी ए कनेक्टेड है और ये है आपकी बॉडी बी कनेक्टेड, और ये जो पुली है वो आपकी रेस्ट पे है, ठीक है। तो अब यहां पे आपको ये चीज देख के समझ में आ रहा होगा कि होगा क्या, यहां से मान लेते हैं कि बी का मास ज्यादा है, मान लेते हैं बी का मास ज्यादा है, तो ए ऊपर जाएगा, बी नीचे आएगा, और बी कुछ टाइम बाद नीचे आके यहां आ जाएगा, बी यहां पहुंच जाएगा, और ए जो है वो कुछ टाइम बाद यहां ऊपर पहुंच जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये ए ऊपर पहुंच गया, बी आपका नीचे आ गया। बी कितना नीचे आया, बी नीचे आया एक्स बी। ए कितना ऊपर गया, ए ऊपर गया एक्स ए। यही हुआ। और हमको पता है कि ये जो लेंथ है ए और बी जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब जितना लेंथ बी पे बड़ी होगी उतना ही लेंथ ए पे कम हुई होगी। ये समझ में आया ना? जितना लेंथ बी पे बढ़ गई उतनी ही लेंथ ए पे कम हुई होगी। अगर ये 5 मीटर नीचे आया तो ए 5 मीटर ऊपर जाएगा, कॉमन सेंस। तो यहां भी आपको देख के फील आ गई कि एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी, और अगर आप इनका डेरिवेटिव कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों की वेलोसिटी भी बराबर है, और फर्दर डेरिवेटिव करोगे तो आपको फील आ जाएगी इन दोनों का एक्सेलरेशन भी बराबर आता है। और होता भी यही है, ये जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाता है ये उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है। फील आ रही है? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, चलो और सुनते हैं। फील वाले मेथड में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। मान लो आपको अरेंजमेंट ऐसा ना देके अरेंजमेंट ऐसा कुछ दिया होता, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और यहां नीचे कनेक्टेड है आपकी क्या, बॉडी सी। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या होगा, ठीक है, यहां पे क्या होने वाला है ये समझते हैं। तो इसको थोड़ा मैं और पीछे कर देता हूं, थोड़ा अच्छे से फिगर बन पाएगा। ये बॉडी बी है। अब देखो यहां पे आपको देख के कुछ समझ में आना चाहिए। क्या देख के समझ में आना चाहिए? मैं बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, कि यहां पे होगा क्या कि ए जो है वो ए आगे की तरफ जाएगा कुछ, और ए यहां पहुंच जाएगा। ए थोड़ा आगे की तरफ गया, और ए कितना आगे गया, तो हमने बोला ए आगे गया एक्स से, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली बी इस तरफ आया, और बी यहां पहुंचा, और बी कितना आया, वो आया एक्स बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, यहां से थोड़ी लेंथ कम होगी, ए आगे आया तो ये लेंथ कम हो गई, ठीक है। यहां से थोड़ी लेंथ लूज होगी, तो जो भी लेंथ आपकी लूज हुई है, क्या वो इस पुली को नीचे मूव करवाएगा? बिल्कुल मूव करवाएगा। तो होगा क्या, इस फिगर को थोड़ा और अच्छा बनाता हूं मैं, ठीक है, या चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना लेने दो। तो होगा क्या, ये पुली जो है वो पुली नीचे आएगी, और पुली जो आपकी है वो कुछ टाइम बाद यहां आ जाएगी। पुली जो है वो कुछ टाइम बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाएगी, यहां पे कहीं, ठीक है। और इनिशियली जो आपका ब्लॉक बी था वो ये अटैच्ड है, ब्लॉक सी,
और बाद में ब्लॉक सी भी नीचे चला गया। ठीक है, अब जरा क्या आपको देख के फील आ रही है कि यहां पे ए आगे गया एक्स ए, बी इस तरफ आया एक्स बी, दोनों ने मिलकर लेंथ लूज की, तो उसकी वजह से ये जो पुली है वो नीचे आ गई। और मान लेते हैं पुली जो है वो नीचे आएगी, तो देखो पुली जब नीचे आएगी सॉरी, तो ये वाली स्ट्रिंग जो है वो ऐसे बन जाएगी, ये वाली स्ट्रिंग ऐसे आ जाएगी। तो क्या आपको फिगर देख के फील आ रही है कि यहां पे पुली अगर नीचे गई है एक्स सी, पुली अगर एक्स सी डिस्टेंस नीचे गई है, तो एक्चुअली उसने कितनी लेंथ खा ली, उसने जो लेंथ खाई है, इधर से उसने लेंथ मांगी एक्स सी, इधर से उसने लेंथ मांगी एक्स सी, मतलब 2xc लेंथ अगर वो यूज करेगा तब जाके वो xc लेंथ नीचे जाता है पुली। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं, एक रियल लाइफ एग्जांपल थ्रू समझ लेते हैं कि अगर ब्लॉक ए जो है वो 10 मीटर इस तरफ आया, ठीक है 10 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक बी जो है वो भी 10 मीटर इस तरफ आया, तो कितना इन्होंने लेंथ लूज की, इन्होंने लेंथ लूज की 20 मीटर, और 20 मीटर लेंथ लूज की, तो कुछ लेंथ यहां पे यूज हो गई, कुछ लेंथ यहां पे यूज हो गई, और यहां पे बराबर लेंथ यूज हुई है। हमारे पास लूज कितनी होती है 20 मीटर, तो 10 मीटर यहां चली गई होगी, 10 मीटर यहां चली गई होगी, तो सी कितना नीचे गया, जो पुली है वो कितना नीचे गया 10 मीटर, और जितना पुली नीचे गया उतना ही आपका ब्लॉक सी नीचे गया होगा। ये चीज समझ में आई है, जितना आपका पुली नीचे आएगा उतना ही ब्लॉक सी नीचे आएगा, तो ब्लॉक सी भी कितना गया यहां से एक्स सी नीचे गया। एक और एग्जांपल ले लो, ब्लॉक ए जाता 10 मीटर, ब्लॉक बी जाता 6 मीटर, 10 मीटर 10 मीटर और 6 मीटर कितना हो गया 16 मीटर, तो 16 मीटर लेंथ लूज हो गई। ठीक है, अब वो 16 मीटर लेंथ कहां पे जाके यूज होगी, यहां पे 6 मीटर कम हो गई, यहां पे 10 मीटर कम हो गई, टोटल लेंथ कम हुई है कितनी 16 मीटर, तो वो लेंथ कहां जाके यूज होने वाली है, वो यहां पे आके यूज होने वाली है, और यहां पे भी इक्वल लेंथ यूज होगी, यहां पे भी इक्वल लेंथ यूज होगी, तो क्या 16 को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 8 मीटर लेंथ यहां आ गई, 8 मीटर लेंथ यहां आ गई। ये चीज समझ में आ रहा है। सिमिलरली आप इसको मान लो ये था 10, वो था 20, कितनी लेंथ कम हुई 30 मीटर, 30 मीटर में से 15 मीटर यहां आ जाएगी, 15 मीटर यहां आ जाएगी। ये फील कर पा रहे हो। और एग्जांपल ले लो, ये 20 ले लो, 40 ले लो, 60 मीटर लेंथ कम हुई, ठीक है, और 60 में से क्या होगा 30 मीटर यहां यूज हो जाएगा, 30 मीटर यहां यूज हो जाएगा। अगर ये चीज फील कर पा रहे हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहां पे हो क्या रहा है। यहां पे हो ये रहा है, लॉजिकली आपने देखो क्या किया, लॉजिकली आपको देख के ये समझ में आया कि यहां पे हुआ क्या कि एक्सी जो है, एक्चुअली एक्सी जो है वो है एक्स ए प्लस एक्स बी का एवरेज। यही तो कर रहे हो, 10 मीटर और 20 मीटर, 30 मीटर कम हुआ, 30 मीटर में से 15 मीटर यहां गया, 15 मीटर यहां गया, तो ये एक्सी कितना है 15 मीटर तो है, देख लो दोनों का एवरेज 10 प्लस 20/2। ठीक है, ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा, फील से समझ में आ रहा होगा कि ऐसा हो रहा है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक बहुत सिंपल सा है। लॉजिक ये है यहां पे कि जरा ये देखो कि यहां पे लेंथ कितनी कम हुई, एक्स ए लेंथ कम हुई, यहां पे लेंथ कितनी कम हुई, एक्स बी लेंथ कम हुई, तो जितनी लेंथ कम हुई उतनी ही लेंथ बढ़ जानी चाहिए। ये समझ में आया, क्योंकि ओवरऑल लेंथ कैसी है कांस्टेंट है, तो कितनी लेंथ कम हुई, एक्स ए प्लस एक्स बी लेंथ कम हुई, और कितनी लेंथ बढ़ गई, तो यहां पे एक्स सी लेंथ बढ़ गई, यहां पे एक्स सी लेंथ बढ़ गई, तो ये आ जाएगा 2xc। और यहां से देखो, यहां से xc की वैल्यू क्या आ गई, एक्स ए प्लस एक्स बी बाई 2। ये इसका लॉजिक है। तो आपको फील आनी चाहिए कि यहां पे हो क्या रहा है कि इन दोनों का जो एवरेज है वही आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे कांस्टेंट रिलेशन क्या लगाया हमने, कांस्टेंट रिलेशन ये लगाया कि ओवरऑल लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, तो जितनी लेंथ कम हुई उतनी ही लेंथ बढ़ जाएगी। जिसको सॉल्व करने पे हमारा रिलेशन ये आ गया कि अगर ये जाता है एक्स ए, वो जाता है एक्स बी, तो दोनों का एवरेज यहां पे आएगा। ठीक है, और याद रखना ये वेक्टर फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है कि ये लेंथ कम कर रहा हो और ये लेंथ बढ़ा रहा हो, ये हो सकता है ऐसे उल्टा जाने लग जाए। अगर ये उल्टा जाएगा तो क्या आएगा, एक्स ए माइनस एक्स बी, इतनी लेंथ कम हुई होगी, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स सी। ये समझ में आया ना। ठीक है, तो सिमिलरली
और लॉजिकली समझते हैं यहां पे और क्या क्या हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं नेक्स्ट केस तो मैं कुछ ऐसे कुछ दिया होता जहां पे ये एक पुली है, ये ब्लॉक ए है और इससे अटैच्ड है आपके पास एक और ब्लॉक बी। ठीक है, अब इसको कैसे समझोगे, यहां पे क्या होगा, यहां पे कैसे निकालोगे कंस्टेंट रिलेशन लॉजिकली। तो यहां पे कंस्टेंट रिलेशन निकालने का तरीका क्या है, वही तरीका है, आप लॉजिकली फील लेके सोचो कि होगा क्या कि ये नीचे आएगा और ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, आप किसी से भी स्टार्ट कर लो, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि ये वाला हमारा इस तरफ जाएगा तो ये वाला इस तरफ आ जाएगा, तो ए जो है वो इस तरफ आया कितना, एक्स ए आया, ए जो है वो इस तरफ आया कितना, एक्स ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये इस तरफ आया तो पुली नीचे जाएगी और ये पुली नीचे जाएगी तो कुछ टाइम बाद पुली यहां पहुंच जाती है। पुली यहां पहुंच गई तो पुली ने ये लेंथ भी यूज की, ये लेंथ भी यूज की, तो ये लेंथ कितनी यूज की और ये लेंथ कितनी यूज की, तो हमने बोला कि जो ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी आपका नीचे चला गया, कितना डिस्टेंस चला गया, ब्लॉक बी आपका नीचे चला गया एक्स बी, तो ये जो लेंथ है वो भी एक्स बी आ गई, ये भी लेंथ एक्स बी आ गई, क्योंकि जितना ब्लॉक नीचे जाएगा उतना ही पुली नीचे जाएगी, क्योंकि ये ब्लॉक और पुली तो कनेक्टेड है। ठीक है, तो यार पुली मूव करने वाली है, मूवेबल पुली है, तो यहां पे आपको देख के समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या है, यहां पे ये लेंथ कितनी कम हुई है, यहां पे लेंथ हुई एक्स ए कम। ठीक है, और वो लेंथ हमने कहां यूज कर ली, इधर यूज कर ली प्लस इधर यूज कर ली, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स बी, मतलब एक्स बी जो है वो आ गया एक्स ए बाय 2। ये समझ में आया, ये तो हमने देखा क्या लॉजिकल मेथड कि यहां पे हो क्या रहा है, हमने ओवरऑल लेंथ कांस्टेंट कर दी, या आप चाहो तो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला निकाला है आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, और ये फॉर्मूला यूज करने का तरीका क्या है वो मैं तुमको सिखाता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करने का तरीका ये है कि यहां पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट, इनको कंसीडर करो। ठीक है, तो यहां पे इसको सॉल्व करने का जो दूसरा तरीका है इस फॉर्मूले को यूज करके वो क्या हो सकता है कि ये पुली है सॉरी, तो हम बोल रहे हैं हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, तो आपने यहां पे देखोगे कि ये पॉइंट क्या नीचे मूव कर रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट नीचे मूव करता है XP, ये वाला नीचे मूव करता है XQ, तो ये जो XR है तो रिलेशन बनता है XR इज इक्वल टू XP प्लस XQ बाय 2। यही तो सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, यहां पे यही तो रिलेशन था कि यहां पे ये पॉइंट कितना आया, XA नीचे आ गया, जब ये XA आगे गया तो ये वाला पॉइंट XA नीचे गया, सिमिलरली ये पॉइंट XB नीचे गया तो वाला पॉइंट कितना गया, XC, दोनों का एवरेज, ये बोला था मैंने। अब कैसे यूज करेंगे इस वाले केस में, सेम फॉर्मूला, तो यहां पे ये वाला पॉइंट देखो, क्या ये वाला पॉइंट कहीं मूव कर रहा है, नहीं, ये वाला पॉइंट कहीं मूव नहीं कर रहा क्योंकि ये वाला पॉइंट तो फिक्स है यहां से, तो ये वाला पॉइंट कहीं मूव नहीं कर रहा, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये वाला पॉइंट कितने से मूव कर रहा होगा, 0 से मूव कर रहा होगा, है कि नहीं, कितना मूव किया है, 0। ये वाला पॉइंट कितना मूव कर जाएगा नीचे की तरफ, XA, तो ये वाला XC कितना आ जाएगा, तो आपको यहां देख के समझ में आ जाएगा कि जो XV है वो आ जाएगा 0 प्लस XA बाय 2। ये है आपका मेथड नंबर 2 जो कि मैंने ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया। ठीक है, चलो थोड़ा और समझाता हूं मैं, थोड़ी और अच्छी फील आएगी। ठीक है, अभी सिर्फ शुरुआत है, तो आप जैसे ही आपको फील आ रही है वैसे कर सकते हो। ठीक है, पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा दोनों चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये लॉजिकली कैसे लिख रहे हैं कि लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है, और लेंथ कांस्टेंट की हेल्प से ही वो फॉर्मूला निकाला है हमने, तो दोनों मेथड सेम है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है कि मेथड 1 अलग है मेथड 2 अलग है, दोनों मेथड सेम से ही है, बस सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। और देख लेते हैं, तो यहां पे
जो नेक्स्ट फॉर्म हो सकता है वो कैसा हो सकता है कि मान लो ये है हमारे पास, ये दिया होता है इस टाइप से कि ए यहां पे है और बी यहां पे है, ठीक है। अब आपको यहां पे कंसेंट्रेशन निकालना होता कि क्या कांस्टेंट रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे निकाल सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है निकालने का। एक तरीका तो ये है कि यहां पे इसको देखो, ये वाला ब्लॉक मान लेते हैं नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक नीचे गया, यहां पहुंच गया, तो ये वाला ब्लॉक नीचे कितना गया, एक्स ए नीचे गया। हम फील्ड लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला ब्लॉक एक्स ए नीचे गया तो हुआ क्या होगा, हम इन दो पॉइंट को कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो कहीं मूव नहीं कर रहा है, ये तो यहीं पे फिक्स है, ठीक है। लेकिन इस वाले पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो होगा क्या, ये वाला पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे ये नीचे जाएगा, क्या ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा, ये समझ में आ रहा है। अगर ये नीचे जाएगा तो होगा क्या, यहां लेंथ बढ़ेगी तो यहां लेंथ, ये पुली जो है ये पुली अपने आप यहां पहुंच जाएगी, ये पुली अपने आप थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगी। और पुली जब ऊपर पहुंची तो पुली मान लेते हैं कितना ऊपर पहुंची, तो जितना ब्लॉक बी ऊपर पहुंचेगा। तो हमने मान लिया कि ब्लॉक बी जो है वो एक्स बी ऊपर पहुंचा, तो पुली जो है वो इधर से भी एक्स बी ऊपर पहुंची, इधर से भी एक्स बी ऊपर पहुंची, तो ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट जो है वो ऊपर चला गया। ये समझ में आया। तो पहला मेथड तो क्या है, पहला मेथड तो यही है कि ये वाला पॉइंट आया एक्स ए नीचे, तो अगर इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो तो इसकी ये जीरो मूव किया, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे तो ये पॉइंट ऊपर मूव किया एक्स ए। तो अगर मैं बात करूं ये वाला पॉइंट कितना मूव करेगा, तो क्या ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट मूव करेगा एक्स बी, और एक्स बी की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 प्लस एक्स ए बाय 2। मेथड नंबर 1 मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या किया मैंने बोला कि ब्लॉक ए नीचे आया, ब्लॉक ए नीचे आया, ब्लॉक ए नीचे आया तो ये वाला पॉइंट तो कहीं मूव कर नहीं रहा, ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। बाकी आप ही समझ सकते हो कि ये वाला पॉइंट क्यों मूव नहीं कर रहा, क्योंकि ये फिक्स है यहां पे, ठीक है। अगर ये फिक्स नहीं होता तो ये पॉइंट या तो ऊपर जाता या नीचे जाता, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, ये पॉइंट तो यहीं फिक्स है। ये समझ में आया ना, क्योंकि यहां से फिक्स है। तो ये वाला पॉइंट कहां मूव कर रहा है, तो पुली ऊपर जाएगी तो ये वाला पॉइंट भी ऊपर जाएगा। तो आपको लॉजिकली क्या देखना है, अगर आपको एक फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला यूज करते टाइम आपको 3 पॉइंट देखने हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट ये कहीं मूव नहीं किया तो 0, ये वाला वो पॉइंट ऊपर मूव किया एक्से से, तो ये वाला पॉइंट भी ऊपर मूव करेगा इन दोनों के एवरेज से, ठीक है। बाकी अगर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको फील लेके सॉल्व करना है कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तो आप फील लेके सॉल्व करो, वो भी काफी अच्छा मेथड है, ठीक है। फील लेके आपने कैसे सॉल्व किया, तो आपने बोला कि जरा यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे क्या हुआ, यहां पे इधर लेंथ कम हुई, इधर सॉरी लेंथ बढ़ गई, इसने ये नीचे गया तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो बढ़ गई, कितने से बढ़ी, एक्स ए से। और अगर ये लेंथ एक्स ए से बढ़ी तो यहां पे देखोगे तो बी ऊपर गया, और बी ऊपर गया तो इसकी वजह से लेंथ कम हुई, तो यहां से लेंथ लूज हुई, कितनी हुई, एक्स बी लेंथ लूज हो गई, यहां से भी लेंथ लूज हुई, कितनी हुई, एक्स बी लेंथ यूज हुई, तो टोटल 2एक्स बी लेंथ यूज हुई, जो कि इसने यूज कर ली होगी, ठीक है। तो यहां से रिलेशन क्या आ गया, यहां से रिलेशन आ गया एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए बाय 2। ये और ये दोनों रिलेशन सेम आया है। तो याद रखना कि आप फील वाला मेथड यूज कर रहे हो कि यहां पे लॉजिकली देख रहे हो कि यहां पे कैसा मोशन हो रहा है, ठीक है, और आपने टोटल लेंथ कांस्टेंट कर दी, या फिर आपने फॉर्मूला यूज कर लिया इन 3 पॉइंट्स को देख के, बात तो सेम है, ठीक है। हमने इसी चीज को यूज करके फॉर्मूला ड्राइव किया यहां पे इस वाले क्वेश्चन में। तो आप जैसे करना चाहो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और देख लेते हैं,
ये देखो ये वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? तो आप सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीके यूज करता हूं एक एक करके। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे हो क्या रहा है, मैं ये मान लेता हूं कि ये जा रहा है ऊपर, ठीक है, एक्स ए ऊपर गया, ये जा रहा है इस तरफ एक्स बी, तो ये जाएगा नीचे एक्स सी। अब देखो मेथड नंबर 1 क्या है, फॉर्मूला यूज करना। फॉर्मूला यूज करने का तरीका क्या है, ये पॉइंट पकड़ो, ये पॉइंट पकड़ो और ये पॉइंट पकड़ो, ठीक है। अब जरा देखो ये पॉइंट कितने से मूव कर रहा है, तो जरा ध्यान से देखते हैं। ये एक्स ए से ऊपर गया, ये एक्स ए से ऊपर गया, ये सारी पुली फिक्स है। तो जितनी लेंथ यहां पे लूज होगी, क्या उतनी ही लेंथ यहां पे नीचे की तरफ आ जाएगी? ये पॉइंट उतना ही तो नीचे मूव करेगा। अगर इस एक को मैं 5 मीटर ऊपर ले जाऊं तो ये वाला पॉइंट 5 मीटर नीचे आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, देख लो यहां पे ये 5 मीटर कम हुआ, ये लेंथ तो कांस्टेंट है क्योंकि तो पुली ये फिक्स है, ठीक है। फिर ये वाली लेंथ भी कांस्टेंट है, ये वाली लेंथ देखोगे तो इसमें ये पॉइंट मूव कर सकता है नीचे की तरफ क्योंकि पुली मूव कर सकती है। तो अगर ये 5 मीटर ऊपर गया तो ये 5 मीटर नीचे आ जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो एक्स ए नीचे की तरफ आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको समझते हैं, यहां पे ये एक्स बी आया तो ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ आ गया एक्स बी, और ये वाला पॉइंट से सी नीचे गया एक्स सी, तो ये वाला पॉइंट नीचे गया होगा एक्स सी। तो क्या यहां देख के आपको समझ में आ रहा है कि यहां अगर आप फॉर्मूला यूज अप्लाई करोगे तो एक्स सी की वैल्यू होगी एक्स ए प्लस एक्स बी बाय 2। ये तो आपने फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब ज्यादा पुली सिस्टम होती है, तो ज्यादा पुली है, ज्यादा ब्लॉक है, तो फॉर्मूला यूज करना फायदेमंद रहता है, तो इसलिए आपको फॉर्मूला यूज करना भी आना चाहिए। अब मैं सिखा रहा हूं लॉजिकल मेथड कि जैसे यहां पे हम पुली को घुमा घुमा के देख रहे हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखना चाहोगे कि एक्चुअली यहां कैसा क्या हुआ होगा, तो वो चीज भी समझ लो, ठीक है। तो वो चीज कैसे समझोगे कि हुआ क्या होगा, ये ब्लॉक यहां पे ऊपर गया होगा, कितना, एक्स ए ऊपर गया ये ब्लॉक, ठीक है। ये लेंथ तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं हुआ इधर, ये लेंथ भी कांस्टेंट है, इधर भी कुछ नहीं हुआ। इधर आप देखोगे तो इधर क्या हुआ होगा, ये पुली नीचे गई होगी, ठीक है। अब ये मैं एक्स ए एक्स बी एक्स सी से बता देता हूं, थोड़ा अच्छा दिख जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या बोला, आपने ये बोला कि ये जो पुली है वो आपकी नीचे गई होगी। तो पुली कितना नीचे गई, तो हमने मान लिया कि पुली यहां पहुंच गई, और पुली यहां से ये ब्लॉक जो है, सिंस ब्लॉक जो है वो नीचे गया एक्सी, तो पुली जो है वो एक्सी डिस्टेंस नीचे चली गई। तो पुली यहां से भी एक्सी डिस्टेंस नीचे गई, यहां से भी एक्सी डिस्टेंस नीचे गई, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्लॉक बी जो है वो आपका इस तरफ आ गया। अब जरा यहां पे देखो कि कहां कहां से लेंथ लूज हुई। यहां से लेंथ लूज हुई एक्स ए, मेथड नंबर 2। यहां से लेंथ लूज हुई एक्स ए, यहां से लेंथ लूज हुई कितना, एक्स बी, और यहां पे लेंथ गेन हो गई एक्स सी प्लस एक्स सी। तो क्या यहां से भी सेम रिलेशन आ गया कि एक्स सी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक अभी तक तुमको ये तो समझ में आ गया होगा कि यहां पे हो क्या रहा है, ठीक है। हम लॉजिकली ये चीज समझ पा रहे हैं कि यहां पे कांस्टेंट रिलेशन निकालेंगे कैसे। एक तो तरीका है फॉर्मूला यूज कर लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बार बार फिगर बना के देखना पड़ेगा कि कहां पे क्या हो रहा है, कौन लेफ्ट मूव कर रहा है, कौन राइट मूव कर रहा है, कौन अप जा रहा है, कौन डाउन जा रहा है, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। और यहां पे सोचना कि अगर पुली डी डिस्टेंस नीचे जाती है तो पुली लेंथ यूज करती है 2d, डी इस तरफ डी इस तरफ, है कि नहीं। चलो तो यहां से अगर ये सब समझ में आ गया तो फिर मैं आगे बात करता हूं। चलो अब आगे मैं बात कर रहा हूं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम समझते हैं मोशन ऑफ पुली, कि ये जो हमारी आइडियल पुली है वो मूव कैसे कर रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहां पे हम लोगों ने देखा कि हमारी पुली जो है, ठीक है, ये हमारे पास एक पुली है और पुली में ऐसे कुछ मोशन हो रहा है, ठीक है। यहां आप देखोगे तो आपके पास ये 3 पॉइंट है,
एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है V1 से, ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है V2 से, और ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है V' से। तो आपको ये बताना है कि जो V' की वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2 क्या होगी, ठीक है। तो इस चीज को समझने के दो तरीके हैं, तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो एक वो मेथड जो मैं थोड़ी देर पहले सिखा चुका हूं, उस मेथड के थ्रू समझते हैं, ठीक है। वो मेथड क्या है? तो देखो, मेथड नंबर 1 जो है इस चीज को समझने का, यहां कांस्टेंट रिलेशन निकालने का बिटवीन द वेलोसिटीज, वो ये है कि यहां पे अगर आप इस पुली सिस्टम की बात करो तो ध्यान सुनना क्या हो रहा है। यहां पे ये हमारी पुली है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पॉइंट्स हैं। यहां पे ये पॉइंट और इस पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो, मैं बात कर लेता हूं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कितना कवर किया, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में मैं सीख के आया हूं। डिस्टेंस का डेरिवेटिव कर लूंगा तो मुझे वेलोसिटी रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे बात कर लेता हूं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऊपर गया x1 गया v1, तो डिस्टेंस कितना ऊपर गया, ये x1 गया। ये गया हमारा कितना ऊपर, x2 गया। तो ये जो x डैश है वो कितना आएगा, दोनों का एवरेज आएगा, ठीक है। कैसे कहा? तो हमने बोला या तो फॉर्मूला लगा लो, अगर फॉर्मूला लगाने की इच्छा नहीं है तो आप क्या करो, यहां पे यूज कर लो अप्रोच फील्ड वाला मेथड। तो यहां पे ये जो पुली है, ये पुली एक्चुअली कहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी, और ये पुली यहां पहुंच जाएगी। तो अगर इस फिगर को मैं और अच्छे से बनाऊं तो ये जो मेरा पॉइंट है वो कहां पहुंच जाएगा, यहां कहीं पहुंच जाएगा। तो ये पॉइंट जो है वो ऊपर मूव किया कितना, x डैश, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो पुली है वो कितना मूव की, इधर मूव की x डैश और इधर भी मूव की x डैश। तो यहां पे आपको लॉजिकली देख के समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लो ये 10 मीटर ऊपर गया, ये 20 मीटर ऊपर गया, तो टोटल कितनी लेंथ यहां पे लूज ऊपर की तरफ यूज हो रही है। ऊपर की तरफ जो लेंथ गई वो 10 और 20 कितना, 30 मीटर गई। तो 15 मीटर यहां यूज हो गई होगी, 15 मीटर यहां पे यूज हो गई होगी, यही तो बोला अपन ने। तो यहां से हमें ये तो समझ में आ गया कि x डैश जो है वो है x1 प्लस x2 बाय 2, यही होता है। और अगर आप डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि v डैश जो है वो है v1 प्लस v2 बाय 2 एवरेज, यही तो आया। ये 10 मीटर गया, ये 20 मीटर गया, 1 सेकंड में गया, तो 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर 20 मीटर पर सेकंड, एवरेज कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर ये गया, 15 मीटर ये गया, तो ये वाला पॉइंट ऊपर कितना गया, 15 मीटर गया। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। लेक्चर खत्म होते होते आपको अच्छे से फील आ जाएगी कि कहां पे क्या करना है। अभी शुरुआत है तो हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही हो, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप ये तरीका फॉलो कर लो। अगर किसी को इस तरीके में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, आप दूसरा मेथड फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और मेथड नंबर 2 क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो किसी को नहीं फॉलो करना मेथड नंबर 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रिलेशन समझ में आ जाना चाहिए कि जो एवरेज वाला रिलेशन आने वाला है, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 ये है, यहां हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन यूज करेंगे, इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस पुली को स्टॉप कर दूं, क्योंकि पुली ऊपर जा रही है कितने से, v1 से जा रही है। ये जो v1 वेलोसिटी है वो किसकी वेलोसिटी थी, वो पुली की है, क्योंकि जितने से पुली ऊपर जाएगी उतने से ये पॉइंट ऊपर जाएगा। तो ये v डैश जो है वो पुली की वेलोसिटी है। तो अगर मैं पुली को स्टॉप कर दूं, तो पुली स्टॉप हो जाएगी, तो क्या करेगी, वो इस तरफ नीचे प्रोवाइड करेगी v डैश और इस तरफ नीचे प्रोवाइड करेगी v डैश। और अब अगर आप फिगर बनाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि ये पुली तो रेस्ट पे है, ठीक है, और यहां पे ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ऊपर की तरफ कितने से जा रहा होगा, v1 माइनस v डैश से जा रहा होगा ऊपर की तरफ। और अगर ये पॉइंट ऊपर जाएगा, पुली रेस्ट पे है, तो यहां से ये पॉइंट ऊपर गया तो ऑब्वियसली बात है ये पॉइंट नीचे आएगा, और ये पॉइंट नीचे आएगा तो कितने से नीचे आएगा, तो यह आ जाएगा v डैश माइनस v2 से नीचे आएगा। तो ये पॉइंट नीचे आ जाएगा v डैश माइनस v2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हमको ये पता है कि ऐसे वाले केस में जितनी वेलोसिटी से ये पॉइंट ऊपर जाता है उतनी वेलोसिटी से ये वाला पॉइंट नीचे आता है।
इसका मतलब ये जो, अगर मैं इसको पॉइंट P और पॉइंट Q बोल दूं तो दोनों की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये तो हमको पता है ऑलरेडी, कंसंट्रेशन के थ्रू पता है हमको फील्ड वाले मेथड से। तो यहां से ये कितना आ गया, ये आ गया v1 माइनस v डैश, इसकी वैल्यू v डैश माइनस v2। ध्यान से सॉल्व करो, ये आ गया v1 प्लस v2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v डैश, मतलब v डैश की जो वैल्यू है वो आ गई v1 प्लस v2 बाई 2। मतलब आप चाहो तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन भी अप्लाई कर सकते हो, वहां से भी आपको सेम ही रिलेशन मिलेगा। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर इतना समझ में आ गया तो अब हमारा बेस रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग जो फील्ड वाला मेथड है जहां से हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किए हैं, ठीक है, अब हम इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना कि अब हमारा बेस में हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, हम लोग ये सीख चुके हैं कि अगर ये पॉइंट मूव करेगा v1 से, ये पॉइंट मूव करेगा v2 से, तो ये वाला पॉइंट मूव करेगा इन दोनों के एवरेज से। ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं एक आध दो एग्जांपल्स करवाता हूं, ठीक है। चलो सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, तो मैं इनको सॉल्व करके बता रहा हूं। यहां पे क्या है, आपको ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है, आपको गिवन है कि ए जो है वो नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और ये पुली मूवेबल है, ये पुली मूवेबल है, मूव कर सकती है। देन ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक सी आगे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये जो ब्लॉक बी है वो इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। हमें वी डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अब यहां पे आप फील्ड वाला मेथड नहीं लगा सकते कि आप क्या कर रहे हो, आप इस पुली को मूव कर ऊपर नया फिगर बना के देख रहे हो कि पुली कितना मूव की, फिर इस पुली को नीचे या ऊपर फिगर बना के देखा, उसमें मजा नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा आप फॉर्मूला यूज करना, ठीक है, जल्दी भी सॉल्व होता है और काफी लॉजिकल चीज है, काफी सही फील आती है कि यहां पे बस हमें एक ही चीज का फॉर्मूला यूज करना है कि इन दो पॉइंट्स का जो एवरेज है वो इसकी वेलोसिटी होगी, इन दो पॉइंट्स का एवरेज इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब आप चाहो तो आप यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, कि इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, तो v1 प्लस v2 बाई 2 की वैल्यू 2। लेकिन वो भी यूज मत करो, आप प्रॉपर लॉजिकल मेथड यूज करो। देखो कैसे करते हैं प्रॉपर लॉजिकल, जल्दी सॉल्व होगा। ये पॉइंट जो है वो नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ध्यान सुनना, ये पॉइंट फिक्स है तो इसकी ये पॉइंट मूव कर रहा है 0 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये 0 है, इसकी वैल्यू मैं कितना रखूं कि नीचे की तरफ इन दोनों का एवरेज 2 आ जाए, तो क्या इसकी वैल्यू मुझे 4 रखनी चाहिए नीचे की तरफ। ये समझ में आया किस तरीके सोच रहा हूं मैं, इन दोनों का एवरेज नीचे की तरफ 2 आना चाहिए। ये 0 है तो इसकी वैल्यू 4 होनी पड़ेगी। ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये पॉइंट नीचे की तरफ मूव किया कितने से, 4 से, इसकी वेलोसिटी 0, तो क्या ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ जाना चाहिए 8 मीटर पर सेकंड से। इन दोनों का एवरेज नीचे की तरफ 4 आना चाहिए, तो ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा नीचे की तरफ। अब ये 8 इस तरफ आ गया तो ये पॉइंट मूव किया इस तरफ 8 से, तो ये वाला पॉइंट मूव किया इस तरफ 8 से, ये वाला पॉइंट इस तरफ 8 से मूव किया, ये वाला पॉइंट इस तरफ मूव किया 2 से, तो इन दोनों का एवरेज लोगे तो 8 माइनस 2 वेक्टर क्वांटिटी है, साइन का ध्यान रखना है। 8 माइनस 2 कितना आ गया, 6 का एवरेज कितना आ गया, 3। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट 3 से इस तरफ जा रहा होगा। क्या ये समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट 3 से मूव करेगा तो ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेगा 3 से, और इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये 5 से इस तरफ मूव करेगा, तो ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेगा 5 से। तो इन दोनों का एवरेज, ये दोनों ऊपर मूव कर रहे हैं, तो दोनों का सम हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 8 हो गया, डिवाइड बाय 2 4 हो गया। तो ये वाला पॉइंट जो है वो 4 से ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये 4 से मूव करेगा तो ये ब्लॉक कितने से मूव करेगा, 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ। ये समझ में आया। इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो एवरेज वाला। ये समझ पा रहे हो, ठीक है। यहां पे मैंने कहीं भी कुछ नहीं लिखा है, बस इसी फिगर में सॉल्व कर दिया है। चलो मैं इसी तरीके से उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यहां पे हमारे पास ए है, बी है, हमें ए और बी की वेलोसिटी गिवन है, हमें सी की वेलोसिटी निकालनी है। तो जरा ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट इस तरफ आ रहा है 2 से, तो क्या ये वाला पॉइंट इस तरफ आ रहा है 2 से, बिल्कुल। ये वाला पॉइंट कहां मूव कर रहा है नहीं पता,
रुकते हैं अभी, इसके पास चलते हैं। इसके पास चलेंगे तो ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ 3 से। अब जरा ध्यान से सुनना, इसका और इसका दोनों का एवरेज ऊपर की तरफ आना चाहिए, कितना? 3 आना चाहिए। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, मतलब अगर मैं इसको V' मान लूं, ध्यान सुनना, अगर मैं इसको V1 मान लूं तो क्या V1 और नीचे की तरफ आ रहा है -2, इसकी वैल्यू कितना डिवाइड बाय 2, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 3। ऊपर की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है, तो क्या यहां से V1 -2 इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए। अब जरा इस चीज को लॉजिकली सोचो, ऐसे लिख के सॉल्व नहीं करना है बार बार, इस चीज को लॉजिकली सोचो। कैसे सोचोगे लॉजिकली? कि इन दोनों का सम जो है वो उसका डबल आता है, ये तो है, इन दोनों का सम जो है वो इसका डबल आता है, ये देख लो ना, इन दोनों का सम V1 और -2 का सम जो है वो इसका डबल है। तो इसको लॉजिकली क्या सोचना, लॉजिकली सोचना है कि मुझे ऊपर की तरफ 6 चाहिए, ऊपर की तरफ 6 चाहिए, ठीक है, ऊपर की तरफ 6 चाहिए, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम ऊपर की तरफ 6 चाहिए। तो क्या ये जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा 8 से? जब ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ 8 जाएगा तभी तो इन दोनों का सम इसका डबल 6 आएगा। ये समझ पा रहे हो क्या? और यहां से निकाल के देखो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 80 तो आ गई। तो आप इस तरीके से सॉल्व करो या इस तरीके से सॉल्व करो, ज्यादा बेटर कौन सा है? ये वाला तरीका। आप लॉजिकली सोच पा रहे हो? कैसे सोचा मैंने, फिर से बता रहा हूं कि मुझे पता है कि इन दोनों का सम जो है वो इसका डबल आता है, तो इन दोनों का सम जो है वो आना चाहिए 6 ऊपर की तरफ, तो यही 8 होना चाहिए। और ये 8 आ गया तो आगे सॉल्व कर लो, तो यहां पे ये वाला पॉइंट 8 आ गया। इस वाले पॉइंट की बात करोगे, इसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है। इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ये पुली भी फिक्स है। तो अगर ये 8 से आया तो क्या ये वाला पॉइंट जो है वो 8 से पीछे की तरफ जाएगा, तभी तो दोनों का सम 0 आएगा। ये समझ पा रहे हो? एवरेज 0 आना चाहिए। इसका मतलब V' की जो वैल्यू है वो आ गई कितनी? V' जो है वो आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन प्लस x एक्सिस के अलाउ। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये समझ में आया? और रिकमेंडेशन ये है कि मल्टी कलर यूज करना, एक कलर से क्वेश्चन लिखना, ठीक है, दूसरे कलर से अपना पूरा सॉल्व करते जाना। जैसे मैंने किया है, व्हाइट से पूरा क्वेश्चन लिखा है और फिर मैंने ब्लू कलर या फिर रेड कलर से क्या यूज किया, अपना यहां पे सॉल्व किया है। तो जो भी आप पेन यूज करना चाहो मल्टी कलर पेन यूज कर लेना, ज्यादा फायदा रहेगा। तो एनएलएम के नोट्स में मल्टी कलर यूज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, एक से क्वेश्चन बाकी अपना सॉल्व कर लो उसी क्वेश्चन में। चलो, तो अब मैं ऐसे ही क्वेश्चंस और दे रहा हूं जहां आपको इसी सेम तरीके से लॉजिकली सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो, सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, हमारे पास एक बॉडी ए है, ठीक है, एक बॉडी बी है, एक बॉडी सी है। ये पुली जो है, ये पुली मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो याद रखना यहां पे भी कोई बॉडी सी होगी, एक बॉडी और होगी यहां पे, ठीक है, इसको डी बोल दो, ठीक है। तो मैंने वो बॉडी नहीं बनाई है, मैंने सीधा बोल दिया कि पुली मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में बॉडी ए है, बी है, ये पुली मूव कर रही है, ये पुली मूव कर रही है, तो यहां भी कोई ब्लॉक रहा होगा, यहां भी कोई ब्लॉक रहा होगा, ऐसा मान लो, और ये वो ब्लॉक जो है वो ऊपर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऊपर जा रहा होगा, ये फिक्स पुली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 5 मिनट, फटाफट सॉल्व करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो यहां पे किसी से भी स्टार्ट कर दो, तुम्हारी इच्छा है। तो मैं चलो ए से स्टार्ट कर लेता हूं, ए से स्टार्ट करता हूं, तो ये पॉइंट जो है वो 6 से ऊपर जा रहा होगा, ये पॉइंट 0 से, तो इन दोनों का एवरेज ये 3 से ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 से, तो ये पॉइंट जो है वो नीचे जाएगा 3 से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये पॉइंट कितने से मूव कर रहा है मुझे नहीं पता, तो मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। यहां से स्टार्ट करूंगा तो ये पॉइंट जो है वो आगे की तरफ जा रहा है 2 से, तो ये पॉइंट भी आगे की तरफ जा रहा है 2 से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये पॉइंट 2 से मूव कर रहा है, और ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का जो एवरेज है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए 10, सॉरी एवरेज आना चाहिए 5, और इन दोनों का सम जो है वो आना चाहिए 10 ऊपर की तरफ। इन दोनों का सम ऊपर की तरफ 10, क्या मतलब इसका यह है कि इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ 8 हो जाएगी। ये समझ में आया? तो ये पॉइंट मूव कर रहा है 3 नीचे की तरफ, ये पॉइंट मूव कर रहा है 8 ऊपर की तरफ, ठीक है, ये पॉइंट 8 ऊपर की तरफ,
3 नीचे की तरफ, तो इन दोनों का जो एवरेज लोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा ऊपर की तरफ 5/2। ये समझ में आया ना, 8 - 3 5 डिवाइड बाय 2 एवरेज ले लिया, तो ये जो पॉइंट बी है वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा 5/2 मीटर पर सेकंड से। हो गया। अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे देखो ये जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो ये पॉइंट भी 4 मीटर पर सेकंड से, ये भी 4 मीटर पर सेकंड से, ये भी 4 मीटर पर सेकंड से। तो मैं एक एक करके बात करता हूं। ये पॉइंट मूव कर रहा है 0 से, ये पॉइंट जा रहा है ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से, तो क्या ये वाला पॉइंट जाएगा 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट कितने से जाएगा, ये वाला पॉइंट जाएगा 8 से। ये वाला पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम ऊपर की तरफ कितना आना चाहिए, इसका डबल 4 आना चाहिए। तो इन दोनों का सम ऊपर की तरफ 4 आना चाहिए, तो क्या ये नीचे की तरफ आएगा 4 से, देख लो इन दोनों का सम ऊपर की तरफ 4 आ गया, एवरेज लिया 2 आ गया, बिल्कुल सही है। तो ये पॉइंट कितना आ रहा है, नीचे की तरफ 4 से आ रहा है। और ध्यान से देखो ये वाला पॉइंट कितना जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है 4 से। तो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम ऊपर की तरफ 8 आना चाहिए, इन दोनों का सम ऊपर की तरफ 8 आना चाहिए। तो इस 4 को खत्म करना है प्लस 8 और देना है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ होना चाहिए 12। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर की तरफ 12 है, तो ये ऊपर की तरफ 12 आ गया। और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का जो सम है ऊपर की तरफ आना चाहिए 8, ऊपर की तरफ कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहां पे ये नीचे की तरफ होना चाहिए 4। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे की तरफ 4 आ गया, ये ऊपर की तरफ 4 है, तो ये फिर से कितना आ गया, ये ऊपर की तरफ आ गया 12। इन दोनों का एवरेज लोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं, सब सही चल रहा है। ये 12 से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी कितने से जाएगा, 12 से इस तरफ जाएगा। मतलब ये जो ब्लॉक बी है वो इस तरफ जा रहा होगा 12 मीटर पर सेकंड से। ये समझ में आया। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं और क्वेश्चन देख रहा हूं, वो भी आपको सॉल्व करना है। चलो सामने 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 5 से 6 मिनट, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा लॉजिकली सॉल्व हो जाएगा, तो फटाफट सॉल्व करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। ये 6 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे पता करेंगे, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है 2 से इस तरफ, इसकी वेलोसिटी 0, तो क्या ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ 4 से आएगा, और ये वाला पॉइंट 4 से आएगा, तो ये वाला पॉइंट 4 से ऊपर जाएगा। ये 6 से ऊपर जा रहा है, 4 से ऊपर जा रहा है, दोनों का एवरेज ये ऊपर जाएगा 5 से, तो v डैश की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा था, सॉल्व हो गया। इस वाले को सॉल्व करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखो क्या मेहनत है, देखो ये 10 से आ रहा है, तो ये इस तरफ 10 से आएगा, ये भी इस तरफ 10 से आएगा, ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ आ गया 10 से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है कितने से, v डैश से, तो ये कितने से जा रहा है हमको नहीं पता, हम लोग रुक जाते हैं अभी, ठीक है। इधर से शुरुआत करते हैं। ये पॉइंट आ गया इस तरफ 6 से, ये पॉइंट ऊपर की तरफ 6, ये 0 है, तो ये पॉइंट नीचे की तरफ 6, ये समझ में आया ना, ये ऊपर की तरफ 6 तो ये नीचे की तरफ 6, तो ये पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ 6 से आ गया। अब हमें इस पॉइंट के बारे में भी नहीं पता, इस पॉइंट के बारे में भी नहीं पता, तो अब आपको यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। और ये भी ऊपर जा रहा है कितने से, v डैश से। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको मान लो v1 और इसको मान लो v2, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर रिलेशन क्या, रिलेशन ये है कि मैं मान लेता हूं ये जो v1 है वो ऊपर की तरफ है, v1 क्या है, ऊपर की तरफ माना है। तो यहां पे रिलेशन क्या बनेगा कि 10 प्लस v1, 10 प्लस v1, इसकी वैल्यू होनी चाहिए ट्वाइस ऑफ v डैश। इन दोनों का सम जो है वो इसका डबल आता है, राइट, ये समझ में आ गया ना। या इन दोनों का एवरेज जो है वो इसके बराबर आता है, तो वही तो लिखा हुआ है। तो अब यहां पे आपको v1 की वैल्यू मिल गई, और v1 की वैल्यू कितनी मिल गई, वो मिल गई आपको 2v डैश माइनस 10। और अगर आपको v1 की वैल्यू मिल गई तो देखो आप v2 की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, तो मान लेते हैं कि v2 जो है वो भी ऊपर की तरफ है, मान लेते हैं v2 जो था वो भी ऊपर की तरफ था, तो क्या v1 और v2 दोनों का एवरेज इसके बराबर आएगा।
तो हमने बोला V1 और V2 दोनों का एवरेज इसके बराबर आएगा, तो हो जाएगा 2 into 4, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, ठीक है। अब यहां पे आपको V1 तो पता है, V1 कितना है, ट्वाइस ऑफ V डैश माइनस 10, ठीक है, प्लस V2, इसकी वैल्यू है 8। तो यहां से आपको V2 की वैल्यू कितनी मिल गई, यहां से आपको V2 की वैल्यू निकालोगे तो इसको इस तरफ भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 2 V डैश, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो इक्वेशन बना के हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी तक भी आंसर नहीं आया। अभी हमें एक इक्वेशन और लगा सकते हैं हम लोग। एक इक्वेशन और क्या है, जरा ध्यान से देखो, यहां पे एक इक्वेशन ये और बन रही है इस पॉइंट पे कि इन दोनों का एवरेज जो है वो V डैश के बराबर आना चाहिए ऊपर की तरफ। तो इन दोनों का एवरेज तो हो जाएगा V2 माइनस 6, क्या हो जाएगा V2 माइनस 6। तो एक इक्वेशन और बन जाएगी, वो है V2 माइनस 6, इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ V डैश। V2 की वैल्यू उठा के यहां पे जो निकाली है वो छाप देते हैं, तो ये है 18 माइनस 2V डैश माइनस 6, इसकी वैल्यू 2V डैश। तो आ गया 18 माइनस 6 कितना हो जाता है, 18 माइनस 6 हो गया तुम्हारा 12, ये जो इक्वल्स टू 4V डैश। तो V डैश की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकंड आ गई। मतलब कभी कभी क्या होगा, कभी कभी ये होगा कि आपको सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया होगा और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आपको इक्वेशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, वरना हम लोग लॉजिकली कर ले रहे हैं। ये समझ में आया ना कि यहां पे ये 6 है, ये 6 है, तो यहां भी 6 आएगा। ये निकालने के लिए हमने अलग से ऐसे इक्वेशन नहीं लिखी थी, वो हम नॉर्मली सॉल्व कर ले रहे थे। लेकिन जब ऐसे फंस जाओगे तो फिर आपको इक्वेशंस की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको इक्वेशंस की हेल्प लेनी पड़ सकती है, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने जो 4 क्वेश्चंस करवाए हैं, इन चारों क्वेश्चंस में मैंने आपको न्यूमेरिकल डेटा दिया था कि 2 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ दिया हुआ था, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको न्यूमेरिकल डेटा ना दिया हो, आपको आंसर V1, V2, V3 या A1, A2, A3 इसकी फॉर्म में निकालना हो, ठीक है। तो अब मैं निकालने वाला हूं कांस्टेंट रिलेशन इन एक्सेलरेशंस, जहां आपको A1, A2, A3 ऐसे दिया होगा, उनके बीच में आपको कांस्टेंट रिलेशन निकालना पड़ेगा इक्वेशन की हेल्प से। तो उसके लिए तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं। अभी सामने 2 क्वेश्चन और लिखे हुए, ठीक है। यहां पे आपको कांस्टेंट रिलेशन जो निकालना है वो इनकी एक्सप्रेशन के बीच में निकालना है, ठीक है। जो कांस्टेंट रिलेशन एक्सप्रेशन के बीच में होगा, अगर उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज मिल जाएगा, V1, V2 एंड V3, ठीक है। तो आपको कांस्टेंट रिलेशन निकालना है बिटवीन एक्सेलरेशंस, ठीक है। और इस वाले केस में आपको कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन एक्सप्रेशन निकालना है। मतलब A4 को जो लिखना है आपको वो A1, A2 और A3 की फॉर्म में लिखना है। यहां पे आपको A3 जो लिखना है वो A1 और A2 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करने का टाइम मिलेगा 5 मिनट, फटाफट सॉल्व करो। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे थे कि यहां पे इसके बारे में बात करें, ये 0 है, ये पॉइंट जा रहा है A2 से ऊपर, तो ये वाला पॉइंट कितने से ऊपर जाएगा, तो बोला था इन दोनों का सम जो है उसका डबल आना चाहिए। मतलब ये ऊपर जाएगा 2A2 से, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2A2 से ऊपर जाएगा, ये 0 है, तो ये 2A2 से ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट भी 2A2 से नीचे आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है ट्वाइस ऑफ A2 से, ठीक है। इस वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो ये वाला पॉइंट इस तरफ आ रहा है A1 से, मतलब ये वाला पॉइंट नीचे आएगा A1 से। तो ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है A3 से, और A3 क्या आ जाएगा, इन दोनों का एवरेज आ जाएगा। तो A3 यहां से क्या आ गया, इन दोनों का एवरेज। बोले तो A1 प्लस 2A2 बाय 2, ये आपका A3 आ गया। तो कांस्टेंट रिलेशन किसको बोलते हैं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन इन तीनों के बीच में। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या बन जाएगा, 2A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2A2। यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, इससे आप यहां से आप इसको लिख सकते हो A1 प्लस 2A2 माइनस 2A3 इक्वल टू 0। ये है आपकी कांस्टेंट रिलेशन की इक्वेशन, जहां पे A1, A2 और A3 के बीच में आपको एक रिलेशन दिया गया है। तो कांस्टेंट रिलेशन ये होता है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो इसको इंटीग्रेट कर लो तो यहां से आपको वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, और रिलेशन क्या होगा, वो होगा V1 प्लस ट्वाइस ऑफ V2 माइनस 2V3, इसकी वैल्यू 0।
कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अगर यहां वेलोसिटी गिवन होती v1 v2 v3 तो ये रिलेशन आता, एक्सप्रेशन गिवन है तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहानी है सुनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ऊपर जा रहा है a1 से, तो ये पॉइंट जा रहा है a1 से ऊपर, ये 0 है, तो ये ऊपर कितने से जाएगा 2a1 से, क्योंकि इन दोनों का एवरेज a1 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2a1 से आ रहा है तो ये भी 2a1, ये भी 2a1, तो ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगा कितने से 2a1 से, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बात करते हैं, ये आ रहा है 0 से, ये वाला पॉइंट आ रहा है a2 से, तो ये वाला पॉइंट कितने से आएगा आगे की तरफ, दोनों का एवरेज a2/2, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है a2/2, इन दोनों का एवरेज लूंगा तो उससे ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ आएगा। इन दोनों का एवरेज ले लो, तो इन दोनों का एवरेज लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a1 प्लस a2/4, यही बनेगा दोनों का एवरेज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे ये पॉइंट तो रेस्ट पे है, तो ये वाला पॉइंट भी ऊपर जा रहा होगा इसी सेम एक्सप्रेशन से a1 प्लस a2/4 से, ठीक है। ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट के बारे में बात करूं तो ये आ रहा है इस तरफ a4 से, तो ये वाला पॉइंट भी जाएगा a4 से, मतलब अगर मैं a3 लिखना चाहूं तो a3 जो है वो इन दोनों का एवरेज है, किन दोनों का एवरेज है, वो है a4 प्लस इसका a1 प्लस a2/4, इन दोनों का एवरेज, ठीक है। तो यहां से कांस्टेंट रिलेशन क्या आ गया, यहां से कांस्टेंट रिलेशन आ गया ट्वाइस ऑफ a3 इज इक्वल टू a1 प्लस a2/4 प्लस a4, ये होगा आपका कांस्टेंट रिलेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ये समझ में आया। तो कांस्टेंट रिलेशन क्या है, कांस्टेंट रिलेशन बहुत सिंपल सी कहानी है कि जो भी आपको बॉडीज गिवन है ABCD, ठीक है, इनके जो काइनेमेटिक पैरामीटर्स है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या पोजीशन, इनके बीच में रिलेशन निकालना। तो ये जो इक्वेशन है ये है हमारी इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोग फील वाले मेथड के बारे में काफी अच्छे से बात कर चुके हैं, उसके बारे में काफी हद तक चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। वो क्या होता है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड मेथड है वो है हमारा मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, ठीक है, कि यहां पे जो टेंशन है वो टेंशन कैसा है, हमारा इंटरनल फोर्स है, ठीक है। और टेंशन इंटरनल फोर्स है तो उसने जो सिस्टम पे वर्क किया होगा ओवरऑल 0 होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वो लिखता हूं। कॉन्सेप्ट जो है यहां पे वो कॉन्सेप्ट ये है कि टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स, hence total work done by tension is always 0, ठीक है। टेंशन ने जितना भी वर्क किया होगा वो हमेशा कैसा आएगा, हमेशा ही 0 आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि टेंशन इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्सेस किस में आते हैं, पेयर में आते हैं, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस हमेशा पेयर में आएंगे, और पेयर में आएंगे तो अगर एक फोर्स एक बॉडी पे पॉजिटिव वर्क करेगा तो वही फोर्स दूसरी बॉडी पे क्या कर देगा, नेगेटिव वर्क कर देगा, ठीक है। तो उस बॉडी पे पॉजिटिव वर्क भी हो रहा है, नेगेटिव वर्क भी हो रहा है, तो ओवरऑल वर्क कैसा हो रहा है, ओवरऑल वर्क जो है वो हमारा 0 हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट हम आगे चल के ही बात करेंगे कि इंटरनल फोर्सेस सिस्टम पे कोई वर्क डन नहीं करते हैं, क्योंकि वो फोर्सेस पेयर में आते हैं, और अगर वो फोर्सेस पेयर में आते हैं तो उसने एक बॉडी पे पॉजिटिव वर्क डन किया है, दूसरी पे क्या किया होगा, नेगेटिव किया होगा, तो ओवरऑल वर्क डन जो है हमारा 0 आएगा, ठीक है। तो यहां पे हम जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वही लगा रहे हैं कि टोटल वर्क डन जो है वो यहां पे 0 कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 होगा, मतलब वर्क डन क्या आता है, वर्क डन आता है हमारा, अगर हम लोग वर्क डन लिखना चाहें, ठीक है, तो वर्क डन बाय फोर्स F क्या आता है, ये आता है F डॉट डी। डी यहां पे क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, F डॉट डी मतलब F डी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, F और D का, ठीक है, ये होगा। और जो
जिन केसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कांस्टेंट रिलेशन में, या तो यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यहां पे अगर ऐसा है कि टेंशन इस तरफ है, ठीक है, और डिस्टेंस भी इसी तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहां पे जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस टी इंटू डी आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ टेंशन इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो यहां वर्क डन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस टी इंटू डी। इस केस में एंगल 0 डिग्री है तो टी डी कॉस 0, इस वाले केस में एंगल 180 है तो टी डी कॉस 180 होता है -1। कोई दिक्कत नहीं है। और जहां पे एक और चीज समझो कि अगर वर्क डन बाय फोर्स 0 है तो पावर क्या होती है हमारी, पावर सब लोग पढ़ के आए होंगे बचपन में, पावर होता है रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, राइट। किस रेट से आप वर्क कर रहे हो, तो पावर होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। जब वर्क डन ही 0 है तो क्या पावर भी 0 आएगी, बिल्कुल। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इस नाम से भी जानते हैं कि जो टोटल पावर सप्लाइड ये भी 0 होती है। तो यहां पे आप इसको चाहे टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स W नेट बाय टेंशन फोर्स ये 0 कर दो, या पावर नेट, ठीक है, बाय टेंशन फोर्स इसको 0 कर दो। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट सेम है। और पावर कैसे निकालते हैं, तो पावर जो होती है वो होता है F.V, FV cos थीटा। मतलब यहां भी अगर पावर, ठीक है, अगर फोर्स और पार्टिकल की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो पावर कितने आ जाएगा, प्लस टी इंटू वी आ जाएगा। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो पावर कितनी आ जाएगी, तो उस केस में पावर आ जाएगी माइनस टी इंटू वी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहां पे बहुत सिंपल सा है कि हम यहां पे जो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स है वो 0 कर ले रहे हैं, ठीक है, या पावर बाय टेंशन फोर्स 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि मैंने बोला कि यहां पे हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारे पास दो बॉडी हैं, ये ए और बी, ठीक है, ये ए है ये बी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये बॉडी ए और बी है तो ये मूव कर रही है, ठीक है, इसका ये मूव कर रहा है कुछ हमारा एक्स ए और ये कुछ मूव कर रही है एक्स बी। तो यहां पे हमें कांस्टेंट रिलेशन निकालना होता, कैसे निकालते, ठीक है। यहां पे कांस्टेंट रिलेशन निकालने का जो तरीका है वो काफी सिंपल सा होता। आप क्या करते, आप ये बोलते कि टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 होना चाहिए। टेंशन फोर्स ने तो टोटल वर्क डन किया वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो यही इंटरनल फोर्स का एग्जांपल है। यहां पे तुम जरा ध्यान से देखो, अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो क्या इस केस में इस पे टेंशन लग रहा है आगे की तरफ, इस पे टेंशन लग रहा है पीछे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे जितना ए चला है उतना ही बी चला है, जितना ए चला है उतना ही बी चला है, ठीक है। तो अगर ए चला 10 मीटर आगे की तरफ तो इस पे वर्क डन नेगेटिव हुआ होगा, बी चला होगा 10 मीटर आगे की तरफ तो इस पे वर्क डन पॉजिटिव हुआ होगा। क्या दोनों इस पे हुआ होगा माइनस टी इंटू डी, इस पे हुआ होगा प्लस टी इंटू डी, टोटल वर्क डन कैसा आ गया, 0 आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इंटरनल फोर्स है तो टोटल वर्क डन क्या है, 0 आएगा। ये एग्जांपल देख के आपको समझ में भी आ रहा होगा कि दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये जो वर्क डन ए पे हुआ होगा उसका जस्ट अपोजिट हुआ होगा बी पे, टोटल वर्क डन 0 आ जाएगा। ये चीज समझ में आती है, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहां पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहां पे ए पे और बी पे दोनों पे वर्क डन हुआ है तो वर्क डन ऑन ए प्लस वर्क डन ऑन बी दोनों का सम 0 होना चाहिए। वर्क डन ऑन ए देखोगे तो ए किधर गया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस टी इंटू एक्स से। बी पे सेम डायरेक्शन में तो ये आ जाएगा प्लस टी इंटू एक्स बी, ये 0 हो गया। इसको सॉल्व कर लो तो यहां से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स बी। और यही तो होता है कांस्टेंट रिलेशन कि ए और बी इक्वल मूव करेंगे। डिफरेंशिएट कर लोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा। फर्दर डेरिवेटिव करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाएगा। यही तो है हमारा कांस्टेंट रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। या चाहो तो इस चीज को आप पावर से भी सॉल्व कर सकते थे। इसको सॉल्व करने का मेथड नंबर 2 क्या होता कि आप पावर से सॉल्व कर लो। आपको पता है इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी vv, ठीक है। तो क्या रिलेशन लगाते हैं यहां पे, आप बोलते हैं कि टोटल पावर सप्लाइड जो है बाय टेंशन फोर्स 0 आना चाहिए।
तो पावर सप्लाई ए को भी की होगी, बी को भी की होगी, टोटल पावर सप्लाई 0 है। तो यहां पे पावर सप्लाई क्या होता है, T इंटू वी होता है, ठीक है। तो यहां पे देखोगे तो T और V के बीच में 180 डिग्री एंगल है, तो यह आ जाएगा माइनस T इंटू वी। इनके बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो T इंटू वेलोसिटी ऑफ B इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ A इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B। तो सेम ही कांस्टेंट रिलेशन आया है दोनों केसेस में, ये चीज समझ में आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम यहां पे मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, ठीक है। हम लोग यहां पे एक और एग्जांपल थ्रू समझ सकते हैं इसी चीज को, ठीक है, कि यहां पे ये पुली है, ये है मेरे पास A और ये है मेरे पास B। होगा क्या, A यहां पे नीचे आएगा, ठीक है, A यहां पे आ गया नीचे की तरफ, और B जो है वो यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। तो A तो नीचे की तरफ आया XA और B जो है वो ऊपर की तरफ गया XB, ठीक है। तो यहां पे आप मेथड अप्लाई कर सकते हो, कौन सा वाला, कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि टेंशन फोर्स कैसा है, एक इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्सेस में वर्क डन कट जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने मेथड अप्लाई किया, मेथड नंबर 1, कि टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ये 0 आना चाहिए। तो यहां पे A पे भी वर्क डन किया है, B पे भी वर्क डन किया है। अगर आप A का FBD बनाओगे तो A पे टेंशन फोर्स लगा है ऊपर की तरफ और A गया है नीचे की तरफ, ठीक है, और B पे टेंशन फोर्स एक्ट किया है ऊपर की तरफ और B खुद गया है ऊपर की तरफ। तो वर्क डन ऑन A प्लस वर्क डन ऑन B ये 0 होना चाहिए, क्योंकि टोटल वर्क डन 0 है, ठीक है। वर्क डन ऑन A कितना है, निगेटिव है, माइनस T इंटू एक्स ए। वर्क डन ऑन B कितना है, पॉजिटिव है, T इंटू एक्स बी। ये 0 आ गया, तो यहां से आ गया एक्स ए इक्वल टू एक्स बी। ये समझ में आ गया। और इसको डेरिवेटिव कर दोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा, दोनों की वेलोसिटी भी सेम है। और यही तो हमने फील्ड वाले मेथड से निकाला था, कि जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा। जो इसकी वेलोसिटी होगी वही इसकी वेलोसिटी होगी, स्पीड एक्चुअली सेम होगी, वेलोसिटी तो अपोजिट होती है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, तो स्पीड सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी चीज को आप चाहो तो इसी चीज को आप पावर वाले मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है, कि पावर मेथड नंबर 2 जो है, मेथड नंबर 2 है कि नेट पावर सप्लाइड बाय टेंशन फोर्स 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है VA और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो पावर सप्लाइड टू A प्लस पावर सप्लाइड टू B 0 होना चाहिए। इस केस में पावर कैसी है, नेगेटिव है, तो माइनस T इंटू वेलोसिटी ऑफ A। इस केस में पावर कैसी है, पॉजिटिव है। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ A इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B। सेम ही तो कंसंट्रेशन आया, ये समझ में आया। तो ये जो है मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, ये एक नया मेथड है सेम चीज को सॉल्व करने का, ठीक है। देखो पर्सनली जो मैं सजेस्ट करता हूं वो ये है कि जो फील्ड वाला मेथड है, जो V एवरेज वाला मेथड था, वो मेथड आपका काफी जगहों पे एप्लीकेबल हो जाएगा, आप मोस्ट ऑफ द जगह पे वो चीज अप्लाई कर दोगे, ठीक है। लेकिन जहां भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जहां भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है कि वहां पे 4-4 पुली है, 4-4 बॉडी गिवन है, तो वहां पे मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क बहुत काम आता है। तो दोनों ही मेथड आपको आने चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 कर दो, सोचना ही नहीं है कहां पे A ने क्या किया, B ने क्या किया, C ने क्या किया, फील लेने की जरूरत नहीं है, सीधा वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 2 बॉडी है, 3 बॉडी है, तो फिर आप फील्ड वाले मेथड से कर लो, ठीक है। तो आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए, ठीक है। चलो मैं 1-2 एग्जांपल करवाता हूं इस वाले की चीज के, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलो सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। ये एग्जांपल से देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन निकालना है, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, ठीक है। तो देखो फर्स्ट केस ऐसा दिया हुआ है, तो आपको कंसंट्रेशन निकालना है। तो कंसंट्रेशन निकालने का तरीका क्या है, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क के थ्रू, वो ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखो वर्क डन कहां हुआ है। क्या इस पुली पे कोई वर्क डन हुआ है, नहीं, क्योंकि इस पुली पे नेट फोर्स 0 है। क्या इस पुली पे कोई वर्क डन हुआ है, नहीं, नेट फोर्स 0 है। क्या इस पुली पे कोई वर्क डन हुआ है, नहीं, नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो जो भी वर्क डन हुआ है वो A और B पे हुआ है, ये तो क्लियर है। अब A और B पे हुआ है तो पहला काम है आप टेंशन फोर्स निकाल लो हर जगह। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे टेंशन मान लेता हूं T, मैंने यहां पे टेंशन मान ली T।
यहां टेंशन T है तो यहां भी टेंशन T, यहां भी टेंशन T, तो यहां टेंशन कितनी आ गई? 2T आ गई। ये चीज समझ में आई? और यहां टेंशन कितनी आ गई? T आ गई। तो अब यहां पे जो टोटल वर्क डन है बाय टेंशन फोर्स 0 है, मतलब वर्क डन ऑन A प्लस वर्क डन ऑन B कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कैसे करोगे? तो देखो यहां पे FBD बनाओ तो A के ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, B पे ऊपर की तरफ, और इस तरफ भी ऊपर की तरफ लग रही है। तो A जो है वो नीचे की तरफ गया है। हमें कंसंट्रेशन निकालना है एक्सेलरेशन के लिए, लेकिन हम वर्क डन की बात कर रहे हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने मान लिया x1 और इधर मैंने मान लिया x2। तो नीचे की तरफ पार्टिकल A जा रहा है लेकिन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इस पे वर्क डन हुआ होगा नेगेटिव। कितना वर्क डन हुआ होगा? इस पे वर्क डन हुआ होगा -T इंटू x1, यही हुआ होगा। ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं B के लिए, तो B पे टेंशन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और B ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो यहां कितना वर्क डन हुआ होगा? यहां वर्क डन हुआ होगा 3T इंटू x2 नेट वर्क डन 0। ये आ गया Tx1, इसकी वैल्यू 3T x2, T से T कैंसिल हो गए, x1 की वैल्यू 3 टाइम्स x2। डेरिवेटिव कर दो तो यहां से आपको मिल गया A1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स A2। ये है आपका कांस्टेंट रिलेशन। अगर आप चाहो फील्ड वाले मेथड से सॉल्व करके देखो, सेम ही आंसर आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, यहां पे इस वाले क्वेश्चन में कैसे करना है? तो यहां पे याद रखना, इस पुली पे कोई वर्क डन नहीं किया, इस पुली पे कोई वर्क डन नहीं किया, लेकिन इन पुली पे वर्क डन हुआ होगा, क्योंकि ये पुली ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। लेकिन हमने तो बोला था कि सर आइडियल पुली है, हमारी जो पुली है वो आइडियल पुली है, तो ये क्या हो रहा है? एक्सलेट कैसे कर रही है? तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप यहां पे ये मान लेना कि यहां पे एक ब्लॉक यहां पे लगा है, एक ब्लॉक यहां पे लगा है, वो ब्लॉक जो है वो एक्सलेट कर रहे हैं, तो पुली भी साथ में जा रही है। ठीक है। तो जब भी ऐसा वाला केस दिया हो तो यहां पे एक ब्लॉक एज्यूम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो जो टेंशन ने वर्क डन किया है वो ब्लॉक ए पे भी किया है, इस ब्लॉक पे भी किया है, इस ब्लॉक पे भी किया है, तो इसका नाम ए है, इस ब्लॉक का नाम बी मान लो, इस ब्लॉक का नाम सी मान लो। तो टोटल वर्क डन जो है बाय टेंशन फोर्स वो कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा वाला केस दिया हो कि पुली एक्सलेट कर रही हो तो वहां साथ में ब्लॉक होता है, तो वो ब्लॉक साथ में एक्सलेट करवा रहा होता है। ठीक है। तो आप ब्लॉक मान लो, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। तो देखो वही सेम कहानी, टेंशन फोर्स मानना पड़ेगा। तो यहां टेंशन मैंने टी मान ली, यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी, यहां भी टी, यहां भी टी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां कितना आ जाएगा? ऊपर की तरफ 2T, यहां कितना आ जाएगा? 2T, ये कितना आ जाएगा? T आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखोगे तो यहां नीचे की तरफ आ जाएगा 2T, यहां देखोगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा 2T। इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ब्लॉक बी पे नीचे की तरफ लगेगा, ब्लॉक सी पे नीचे की तरफ लगेगा, पुली पे तो ऊपर की तरफ लग रहा हो, ऐसी समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ब्लॉक किधर मूव कर रहे हैं? ब्लॉक जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो क्यों ना मैं एबीसी का एफबीडी बना ही लूं, ज्यादा अच्छा है। ठीक है। इधर सॉल्व करते हैं, ज्यादा मजा आएगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं? एबीसी का एफबीडी बनाता हूं। तो यहां पे ए के एफबीडी में क्या हो रहा है? ए के एफबीडी में देखो, ए के एफबीडी में ये ए है हमारे पास, ए पे नेट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ 5T, और ए जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है x1। अगर बी की बात करोगे तो बी पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 2T, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है x2। और अगर सी की बात करोगे तो सी पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 2T, और ये इधर जा रहा है कितना? ये जा रहा है हमारा x3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे टोटल वर्क डन 0 करना है, तो ए पे वर्क डन कितना है? ए पे वर्क डन है 5T x1, बी पे कितना है? नेगेटिव वर्क डन है -2T x2, इस पे वर्क डन कितना है? नेगेटिव है, तो 2T x3 इक्वल टू 0। तो यहां से जो रिलेशन बन गया वो बन गया 5x1, इसकी वैल्यू 2x2 प्लस 2x3। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 5 टाइम्स a1, इसकी वैल्यू 2a2 प्लस 2a3। ये हमारा कांस्टेंट रिलेशन होगा इस केस का। आप चाहो तो फील्ड वाले मेथड से सॉल्व करके देखना, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मैंने जो है वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल टू 0, ये पावर सप्लाइड बाय टेंशन फोर्स इक्वल टू 0, ये जो मेथड मैंने सिखाया है, इस मेथड के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। जो मैंने शुरू में 6-7 क्वेश्चन करवाए हैं स्टार्टिंग में,
जहां मैंने फील्ड वाले मेथड से सॉल्व करवाए थे, वही सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वाले मेथड से सॉल्व करके देखने हैं। तो ये सबके लिए होमवर्क है, याद रखना, मैं पूछूंगा, ठीक है, कि जो फील्ड वाले मेथड के जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए थे वो सारे के सारे आपको वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, ये जो मेथड अभी सिखाया है, इससे आपको सॉल्व करके देखना है और सारे आंसर मैच करने चाहिए। याद रखना, दोनों ही मेथड में आपको कंफर्टेबल फील होना है, क्योंकि कुछ जगहों पे वर्क डन बाय टेंशन फोर्स से जल्दी आंसर आता है, कुछ जगहों पे फील्ड वाले मेथड से जल्दी आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फटाफट से उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करो, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने कंसंट्रेशन के बारे में आपको जो मेथड्स है वो सारे सिखा दिए, ठीक है। जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है उसके बारे में ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, ठीक है। तो फील्ड वाला मेथड और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सेम से थे, ठीक है। तो हम सारे मेथड्स के बारे में बात कर चुके हैं, कंसंट्रेशन के बारे में। तो आज की क्लास में जो हमने मेथड सीखे हैं, ठीक है, इन मेथड में आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए, और अगर कोई दिक्कत है तो जूम क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की कहानी यही समाप्त करते हैं, चलो।